हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो उप विषय है भूगोल, इसकी पाठ्य योजना जो कि आपकी क्लास 7th के लिए है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ सिखाना चाहता हूँ, जो भी कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और पूरी इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है, अगर डेली बेसिस मेरी वीडियोस देखते हैं तो सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी पाठ्य योजना संख्या होगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 जो भी होगी, उसको बीचों बीच इस तरीके से स्टार्टिंग में लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़कियां तो छात्राध्यापक का नाम, यानी आपको अपना नाम लिखना है। लड़की हैं तो आपको अपना नाम छात्राध्यापिका का नाम कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट आपको दिनांक इस तरीके से बॉक्स में बना के डेट लिखनी होती है, जिस डेट में आपने जो ये पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय भूगोल का है, कक्षा 7वीं है। वर्ग जो भी होगा कक्षा 7 के सेक्शन ए में जाएंगे, बी में जाएंगे, सी में जाएंगे, तो अब ऐसा जो भी होगा सेक्शन उसको लिखिएगा। कालांश लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है चक्र। काफ़ी कॉलेजेस में चक्र भी कहते हैं इसको, काफ़ी कॉलेजेस में कालांश कहते हैं। इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि यहाँ पे उसको नंबर करना होता है जिस पीरियड में आप जाएंगे। जैसे थर्ड पीरियड में आप गए थर्ड लिखिए, सेकंड में गए सेकंड लिखिए। अवधि है 40 मिनट का। आपको क्लास वाले, आपके कॉलेज वाले जितना समय दें, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, वो लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, प्रकरण है नदियाँ, रिवर्स। ठीक। सामान्य उद्देश्य के सामने देखिए लिखा गया है पूर्ववत। सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत इसलिए लिखा जाता है कि इसके पहले अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान की या फिर भूगोल की पाठ्य योजना बना चुके हैं तो उसके अंतर्गत आपने जो सामान्य उद्देश्य लिखा है वो सारी चीज़ें फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ववत लिख दीजिए, तो वही सारी चीज़ें सामान्य उद्देश्य पूरा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यानी पहले जो आपने लिखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपका विषय के अनुसार बदलता है। अगर विषय बदलेगा तभी बदलेगा। अगर आपका विषय सामाजिक विज्ञान है या फिर भूगोल है तो आपका सामान्य उद्देश्य चेंज नहीं होगा। ठीक। तो सारी चीज़ें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है उसके बारे में कम से कम 3 पॉइंट में लिखना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्र नदियों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र नदियों के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, पहला पॉइंट छात्र नदियों की स्थलाकृतियों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र नदियों की घाटियों में वर्गीकृत कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, थर्ड वाली। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र नदियों की स्थलाकृतियों को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रांकित कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र नदियों को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत आपको देखिए लिखना होता है जिन जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए, उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए चौक लिख लीजिएगा। चौक ऐसे लिखा जाता है, चार्ट कोई बना के ले जा रहा है नदियों से रिलेटेड। डस्टर का प्रयोग करेंगे जिसको झाड़न कहते हैं। पॉइंटर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ आप लपेट श्यामपट भी लिख लीजिएगा और आदि लिख दीजिएगा, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया, छात्र नदियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। पाठ प्रस्तावना के प्रश्न को यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से, हम किस ग्रह पे रहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर रहते हैं। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे बनेगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जल पाई जाती है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन फिर जल से बनेगा, जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे बोलेंगे जल हमें नदियों से, कुएं से, तालाबों से आदि से प्राप्त होता है। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे बनेगा, कुछ नदियों के बारे में, कुछ नदियों का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी इत्यादि। फिर पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, नदियों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होगा। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छात्रों आज हम नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप नदियों के बारे में पढ़ाने वाले हैं और उस टॉपिक को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्टार्ट करने वाली हेडिंग को आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसको आपको 4 कॉलम में डिवाइड करना है, क्रम संख्या या फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट कार्य। पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, नदियों से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे नदियों से हमें जल, मछलियाँ इत्यादि प्राप्त होती हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा वो नदियों के बारे में यहाँ पे व्याख्या करेंगे। शिक्षण बिंदु लिखिए नदियाँ। स्पष्टीकरण है, नदियों में प्रवाहित
जल की मात्रा ऋतुओं के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। नदियों में जल की मात्रा उसके अपवाह क्षेत्र में होने वाली वर्षा, बर्फ के पिघलने की दर तथा उसमें प्रवाहित जल की मात्रा से प्रभावित यह दोबारा लिखा गया है, देखिए यहाँ पे जल की मात्रा से प्रभावित जल की मात्रा के आधार पर नदियों को दो प्रकार की होती हैं। दूसरे यहाँ पे देखिए दो प्रकार के, पहला है सतत वाहिनी नदियाँ। ये नदियाँ हिम से ढके पर्वत से निकलती हैं, जिससे इन नदियों में वर्ष भर जल की मात्रा पाई जाती है। अब इसके सामने देखिए लिखा गया छात्र वाले कॉलम में, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे नदियों के जो प्रकार था, पहला प्रकार सतत वाहिनी नदियाँ, उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए श्यामपट पे। और दूसरा है असतत वाहिनी नदियाँ। वे नदियाँ जो शुष्क रहती हैं अथवा ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। इन नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही जल प्रवाहित होता है। जब नदियाँ अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं और मुहाने तक जाती हैं, तब इन नदी घाटियों को क्रमशः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला भाग बांटा गया ऊपरी घाटी, जिसको कहते हैं युवावस्था। दूसरा यहाँ पे बांटा गया मध्य घाटी, जिसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। और तीसरा कहते हैं निचली घाटी, यानी कि वृद्धावस्था। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र को कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब बोधात्मक प्रश्न है, यहाँ पे देखिए बोधात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है, नदियों में जल प्रवाहित के आधार पर किस आधार पर घटती हैं। तो यहाँ पे देखिए सही से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नदियों में जल प्रवाहित किस आधार पर घटती बढ़ती है, तो बच्चे बोलेंगे मौसम के आधार पर। दूसरा प्रश्न, नदियों को किस आधार पर बांटा गया है, तो बच्चे बोलेंगे जल की मात्रा के आधार पर। तीसरा प्रश्न, नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं, बच्चे बोलेंगे 2 प्रकार की होती हैं नदियाँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न और पूछा गया चौथा, भारत की प्रमुख नदियों के नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद 5वां प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ऊपरी घाटी या युवावस्था से आप क्या समझते हैं। अभी बताया था लेकिन समस्या डिटेल नहीं बताया, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब उसके बारे में अगला शिक्षण बिंदु लिखिए ऊपरी घाटी। स्पष्टीकरण है, ऊपरी नदी घाटी या युवावस्था में नदी घाटी के ऊपरी भाग में नदी का जल खड़े ढाल पर अत्यंत तीव्र वेग से गिरता है। इस भाग में नदी की अपर्दन गति बहुत तेज होती है, यानी जो मिट्टी को काटती है। इस भाग में नदी काफ़ी ऊंचाई से गिरने के कारण लंबवत अपर्दन करती है तथा अपनी घाटी को तेजी से गहरा करती है। नदियों द्वारा लंबवत अपर्दन से निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ पे जो पानी गिरता है ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से, तो यहाँ पे नीचे जो मिट्टी होती है उसको काटता जाता है नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है। पहला वी आकार की घाटी, दूसरा है जल प्रवाह या झरना, तीसरा आप उसके बाद यहाँ पे पहले आप बताएंगे वी आकार की घाटी के बारे में। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वी आकार की घाटियों में यहाँ पे देखिए लिखा गया, नदियों के लंबवत अपर्दन के कारण निम्नलिखित गहरी और सकरी घाटियों को वी आकार की घाटी कहते हैं। इनका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह होती है। वी आकार की घाटी को कंदरा कहते हैं। भारत में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में इस प्रकार की कंदराएँ हैं। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके ऊपर भी आप देख लीजिए वही चीज़ लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बोध प्रश्न फिर से आता है, ऊपरी घाटी को और किस नाम से जानते हैं, बच्चे बोलेंगे ऊपरी घाटी को युवावस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रश्न यहाँ पे, नदियों द्वारा लंबवत अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, बच्चे बोलेंगे वी आकार घाटी और जल प्रवाह। अगला प्रश्न, वी आकार की घाटी कैसी होती है, बच्चे बोलेंगे ऊपर से चौड़ी तली में सक्रिय होती है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों में कंदराएं पाई जाती हैं, बच्चे बोलेंगे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में। अब यहाँ पे लास्ट में आता है अब हेडिंग, निरीक्षण कार्य आता है, प्रस्तुतिकरण आपका समाप्त होता है। निरीक्षण कार्य में देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निरीक्षण कार्य में निरीक्षण करेगा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका। छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाएगा। अगला हेडिंग है पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, असतत वाहिनी नदियाँ किन्हें कहते हैं। दूसरा प्रश्न, नदी घाटियों को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न, नदी घाटियों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न, वी आकार की घाटी किसे कहते हैं। लास्ट हेडिंग है यहाँ पे लेसन प्लान की गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। इसको देखिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए जरूर देना चाहिए होमवर्क, भूल मत जाइएगा पढ़ाने के बाद, वो भी एग्जामिनर ध्यान देता है। तो प्रश्न है यहाँ पे, छात्र पढ़ाया गया पाठ याद करके आएगा। और दूसरा प्रश्न, छात्र वी आकार की घाटी का चित्र सहित वर्णन अभ्यास पुस्तिका में लिख कर लाएगा।
आलोचना यहाँ पे देखिए लिखा गया लास्ट में पॉइंट, आलोचना और सुझाव। यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर होगा, आलोचना अगर कोई कमी होगी आपके द्वारा पढ़ाई की तो आलोचना करेगा, या फिर कोई सुझाव देना होगा उसको तो सुझाव देगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को इस लेसन प्लान से लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो की PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए डेली बेसिस पे आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ भी सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।